डायनामिक्स बीएससी बीएड या बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट यूनिट का बी पार्ट शुरू करते हैं आज। थर्मोकेमिस्ट्री या ऊष्मा रसायन। ऊष्मा गति की अपन पढ़ रहे हैं, उसी में ऊष्मा रसायन है, क्योंकि रसायन पढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शंस तो पढ़नी पड़ेगी, और केमिकल रिएक्शंस में थर्मो का क्या रोल है वो पढ़ेंगे ऊष्मा रसायन में। तो ऊष्मा रसायन की डेफिनेशन क्या होती है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? ऊष्मा रसायन या थर्मोकेमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यानी कोई रिएक्शन है, वो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस दौरान क्या होगा, जो क्रियाकारक के उत्पाद में चेंज हो रहा है उस समय ये क्या कर सकता है, या तो ये एक सिस्टम के रूप में मान सकते हैं इसको। ये क्या है? एक सिस्टम है। एक सिस्टम में कोई क्रियाकारक है जो उत्पाद में चेंज हो रहा है। तो अब यदि ये तो यह क्या कर सकता है, सराउंडिंग से हीट को अंदर ले सकता है या फिर हीट को बाहर दे सकता है, या तो ये पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। तो ऊष्मा ये उत्सर्जित करेगा या अवशोषित करेगा। इसकी स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है वो है रसायन विज्ञान की ऊष्मा रसायन। आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। देखिए, एंडो का मतलब अंदर, ठीक है, और शोषी का मतलब होता है अवशोषण। यानी कि ऊष्मा यदि अंदर ली जाती है, ऊष्मा अवशोषित की जाती है, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? एंडोथर्मिक। और यदि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है, सिस्टम से सराउंडिंग में भेज दी जाती है, तो वो क्या कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी इन अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए इसको क्या लिखते हैं? क्यू का मान क्या होता है इसमें? धनात्मक, पॉजिटिव। जबकि एक्सोथर्मिक में क्या होती है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जैसे क्या लिखा जाता है? नेगेटिव, क्योंकि जो हीट है वो सराउंडिंग में आएगी सिस्टम से, और इसमें सिस्टम में जाएगी तो इसे लिखेंगे पॉजिटिव। एक एक इनका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे N2 + O2, तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगी? 2NO, और साथ में कुछ हीट फ्री करेगी, कुछ हीट, या जिसे अपन E से लिख देते हैं नॉर्मली, वो कुछ पॉजिटिव में हीट करेगी। जबकि एक रिएक्शन में यहाँ पर लिखता हूँ N2 + 3H2 अमोनिया फॉर्मेशन का मेथड 2NH3, तो ये क्या करेगी? माइनस में हीट, यानी कि ऊष्मा का क्या करेगी? उत्सर्जन करेगी अभिक्रिया को बाहर, अभिक्रिया से ऊष्मा बाहर जाएगी। तो इस पूरी प्रोसेस में हो क्या रहा है, ठीक है। एक तो ये रिएक्शन अपन ने देखी, एक ये रिएक्शन अपन ने देखी। दोनों रिएक्शंस में हो क्या रहा है? अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में कोई चीज़ सेम है, ठीक है। इनकी इंटरनल एंथैल्पी की बात करें, इसकी एंथैल्पी की बात करें, इसकी एंथैल्पी की बात करें, तो ये हीट के फॉर्म में बाहर या तो अंदर ली गई है या बाहर निकाली गई है। तो पूरी ओवरऑल जो हीट है, ठीक है, वो क्या है? कंजर्व है, संरक्षित है। तो ऊष्मा कहीं ज़्यादा जा नहीं रही है। प्रथम नियम के अनुसार ये संरक्षित है। तो वैल्यूज अपन ने लिखी है पॉजिटिव और नेगेटिव में, इसको अपन क्या लिखेंगे? डेल एच। क्या है? इसकी एंथैल्पी परिवर्तन है जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। थर्मोडायनेमिक्स में अपन इसको क्या लिखेंगे? एंथैल्पी के तौर पर लिखेंगे डेल एच। एच को क्या लिखेंगे? अभिक्रिया की एंथैल्पी। डेल एच बराबर अभिक्रिया की एंथैल्पी। अभिक्रिया की एंथैल्पी लिखी है तो ये क्या थी? यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आएगी वो कंडीशन पर डिपेंड करती है। इसलिए जितनी भी रिएक्शंस है वो किसी स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रोसेस करवाई जाती है और वही वैल्यू लिखी जाती है। तो कुछ इस कंडीशंस होती है जिनको अपन पढ़ेंगे। मानक अवस्था, स्टैंडर्ड स्टेट अपना टॉपिक भी है। स्टैंडर्ड स्टेट वो होती है जिसमें एक एटीएम प्रेशर हो एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। क्या हो? टेम्परेचर हो, और सिस्टम कैसा हो? आइसोलेटेड हो। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड स्टेट कहलाती है, मानक अवस्था। यदि इस अवस्था में कोई एंथैल्पी परिवर्तन हो रहा है तो वो अपने को बुक्स में या कहीं पर भी टेबल में जो मिलेगा वो वैल्यू ये होती है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में करवाई गई है। अदरवाइज़ ये इन कंडीशंस के अलावा कहीं करवाई जाती है तो उसके ऊपर लिखेंगे एरर के साथ में कि इतना इसमें त्रुटि है, ये हीट ऊपर नीचे या कम ज़्यादा हो सकती है। देखते हैं किसी भी क्रिया में
जो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन है, आंतरिक मानक ये अभिक्रियाएं जो अपनी प्रोसेस हो रही है वही है, तो इनमें आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या लिखेंगे, डेल ई। क्या लिखेंगे, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल ई। और एंथैल्पी परिवर्तन को कैसे लिखेंगे, एंथैल्पी चेंज डेल एच। इसको ऐसे लिख दूँ, E2 माइनस E1 और H2 माइनस H1। तो ये मैंने लिखा है कि ये अपना क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की आंतरिक ऊर्जा और रिएक्टेंट की आंतरिक ऊर्जा, प्रोडक्ट की एंथैल्पी और रिएक्टेंट की एंथैल्पी। तो इनका अंतर क्या है, जो इनका डिफरेंस आएगा वही क्या है अपना हीट एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया ऊर्जा होता है। ठीक है, तो ये अपन ने इस तरीके से लिख दिया। तो इनमें क्या है, ये इसको यहाँ लिख देता हूँ, E2 एंड H2 क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डेल ई ऊर्जा और एंथैल्पी। और E1 एंड E2 क्या है, E1 एंड H1 क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी एंड एंथैल्पी। अब यही कंडीशन अपने को, ये दोनों सारी चीज़ें सेम है, डेल ई डेल एच, E2 माइनस E1, H2 माइनस H1, H2 और E2 और H2 क्या है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी और एनर्जी, और E1 और H1 क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी और एंथैल्पी। यानी कि अपने को ये डेल एच और डेल ई किसी स्टैंडर्ड कंडीशन में मिले तो उसे क्या कहेंगे, मानक अभिक्रिया ऊष्मा। तो मानक अभिक्रिया ऊष्मा क्या हो गई, 1 atm दाब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आइसोलेट सिस्टम में यदि ऊर्जा परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं, मानक अभिक्रिया ऊष्मा। अब पढ़ते हैं ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने के नियम। देखिए, जो थर्मोकेमिकल रिएक्शन से उनके लिखने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ नियम होते हैं, वैसे भी इनको भी लिखने के कुछ नियम होते हैं, इनको भी बैलेंस करने के कुछ नियम होते हैं। हालांकि 90% रूल्स दोनों के सेम है, बट कुछ नियम है जो इनके अलग हैं। तो इनको देखते हैं कौन कौन से नियम से रासायनिक समीकरण लिखी जाएगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। तो इसका फर्स्ट रूल है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों एवं उत्पादों की भौतिक स्थिति के बारे में सबसे पहले बताया जाता है, जिसे अपन कैसे लिखेंगे, यदि सॉलिड हो तो उसे लिखेंगे S से, लिक्विड हो तो उसे लिखेंगे L से, और गैस हो तो उसे लिखेंगे G से। इनको लिखने का नियम है, छोटे कोष्टक में पदार्थ के मतलब राइट हैंड की तरफ, नीचे की तरफ इनको कोष्टक में लिखना है। जैसे H2O अगर सॉलिड है तो यहाँ लिखेंगे सॉलिड, ठीक है। H2O लिक्विड है तो यहाँ लिखेंगे लिक्विड, एक्सेट्रा। क्रिया के अंत में क्या लिखना है, उसके सामने एंथैल्पी परिवर्तन का मान, एंथैल्पी परिवर्तन का मान लिखते हैं किसी भी अभिक्रिया के सामने। जैसे कोई रिएक्शन लिखी अपन ने, N2 प्लस O2 क्या बना, 2NO, तो क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे जो अभिक्रिया ऊष्मा की वैल्यू आएगी। जैसे इसकी वैल्यू आती है 43 कैलोरी, तो यहाँ पर लिखेंगे आगे प्लस लगाकर। तीसरा रूल क्या कहता है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को अगर रिएक्शन करवाने के लिए यदि अपना विलायक जलीय लिया गया है तो उसको क्या लिखेंगे अपन, एक्वस रूप में। जलीय विलायक होने पर क्या लिखा जाता है, AQ, कोष्टक में लिखेंगे AQ। यदि अपना रिएक्टेंट क्या है, सॉलिड है तो, और उसके भी अलग अलग एलोट्रोप्स है, अपर रूप है, तो उनको भी क्या लिखेंगे अपन, कोष्टक में लिखेंगे। यानी कि अपर रूपों को कोष्टक में लिखा जाता है, कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे कार्बन का अपर रूप होता है ना ग्रेफाइट, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ग्रेफाइट। यदि डायमंड है तो क्या लिखेंगे, कार्बन डायमंड, इस तरीके से, ठीक है। और अंतिम रूल क्या है, इनमें क्रियाकारक एवं उत्पाद में अणुओं की संख्या कैसी हो सकती है, अणुओं की संख्या भिन्न में भी हो सकती है, यानी कि भिन्नात्मक,
फ्रैक्शन हो सकती है, यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं 1/2h। इस तरीके से भी रिएक्शंस को अपन लिख सकते हैं, हाफ और 2। अब पढ़ते हैं अभिक्रिया ऊष्मा। क्या पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, अभिक्रिया ऊष्मा, रिएक्शन हीट, अभिक्रिया ऊष्मा। ओके, अभिक्रिया ऊष्मा क्या होती है, यानी कि कोई रिएक्टेंट यहाँ मैं लिख देता हूँ साइड में, कोई रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनाता है और ये कंप्लीट इसके जो मोल्स लिए गए हैं वो कंप्लीट रिएक्शन करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, तो उस समय अपने को जो डेल एच मिलता है वो क्या होता है, अभिक्रिया ऊष्मा। अब पढ़ते हैं अभिक्रिया ऊष्मा या हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है और उसका रिएक्टेंट की कंप्लीट मोलर जो क्वांटिटीज अपन ने लिए, यदि वो रिएक्शन करके पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, तो उस समय जो एंथैल्पी परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया ऊष्मा। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, किसी रिएक्शन में क्रिया कारकों के मोलर मात्रा का पूर्ण रूप से क्रिया करने पर तंत्र में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ एंथैल्पी कहा जाता है। तो रिएक्शन में जो एंथैल्पी मिलती है या जो ऊष्मा मिलती है, उस ऊष्मा को अपन अभिक्रिया के नाम के आधार पर ही उसका नामकरण करते हैं। जैसे कि यदि किसी पदार्थ का दहन हो रहा हो, ठीक है, मतलब जलाने पर यदि अपने को अभिक्रिया ऊष्मा प्राप्त हो रही है, अभिक्रिया ऊष्मा का जो चेंज आ रहा है, एंथैल्पी चेंजेस हो रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे, दहन ऊष्मा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, किसी पदार्थ को, कार्बन को जलाने पर, कार्बन है उसका ऑक्सीडाइजेशन करेंगे तो ये क्या बना देगा, CO2 बना देगा। CO2 यानी जलाने पर CO2 बना रहा है, तो साथ में अपने को जितनी ये हीट देगा, एंथैल्पी परिवर्तन देगा, वो ये एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, दहन की ऊष्मा। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं कहूँ कि अपने पास HCl प्लस NaOH, ठीक है, एसिड और बेस है अपने पास में, और इनको यदि रिएक्शन करवाते हैं तो आप ये क्या बनाते हैं, NaCl प्लस H2O, और साथ में क्या देते हैं, कुछ एंथैल्पी चेंज होता है इससे और इसमें। ठीक है, इसके कंपैरिजन में इसकी एंथैल्पी कम हो जाती है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ज़्यादा स्टेबल होता है तो कुछ एनर्जी क्या करता है, बाहर रिलीज कर देता है, तो ये डेल एच के रूप में मिल जाती है। तो ये जो डेल एच मिली है उसको अपन क्या कहेंगे, उदासीनीकरण की ऊष्मा। ये कौन सी रिएक्शन है, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसलिए इसका अपन ने क्या नाम दे दिया, उदासीनीकरण ऊष्मा। यानी कि अभिक्रिया के नाम पर ही अपन इसको क्या करते हैं, एंथैल्पी चेंजेस को नाम देते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा, दहन की ऊष्मा। ठीक है, जैसा भी इसका रिएक्शन का नाम होगा, चाहे वो ऑर्गेनिक की हो चाहे इनऑर्गेनिक की हो। रिएक्शन की स्टडी करते हैं, इसी की करते हैं दहन ऊष्मा की स्टडी करके देखते हैं कि इसमें एंथैल्पी परिवर्तन कैसे आता है और कितना आता है। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि कार्बन, अपन नियम पढ़े थे, नियम एक बार आप वापस देख लें। फिजिकल स्टेट लिखी जाएगी, नहीं तो रिएक्शन अपनी गलत मानी जाएगी। फिजिकल स्टेट इसकी लिखेंगे तो कार्बन किस में लिखेंगे, सॉलिड में। फिर किसके साथ में रिएक्शन करवाई जा रही है, ऑक्सीजन के साथ में। कैसी कंडीशन होती है, फिजिकल गैस पर कंडीशन होती है। फिर इसको बनता है प्रोडक्ट कैसा है, गैसीय है, और इसके साथ में अपने को क्या मिलती है, कुछ कैलोरी में अपने को ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, कैलोरी में ऊर्जा मिलती है। तो उस ऊर्जा को अपन लिख देते हैं यहाँ पर 94.03 किलो कैलोरी। ये प्रैक्टिकली प्रूफ्ड वैल्यू है, जिसको अलग मेथड से निकाला जाता है प्रैक्टिकली। अपने पास में यहाँ डायरेक्ट डाटा दिया हुआ है तो वही लिखेंगे 94.03। अब ये जो प्लस लगाया है चिन्ह बीच में, वो इस पूरी अभिक्रिया के चिन्ह लगाया है, ना कि डेल एच के लिए लगाया है। ये पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी, अभी अपने को नहीं पता कि ये अभिक्रिया सराउंडिंग से सिस्टम में गई या सिस्टम से सराउंडिंग में आई है। तो इसको चेक करते हैं अपन कि ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इसके लिए क्या करते हैं, एंथैल्पी का मान ज्ञात किया जाता है। किसका मान ज्ञात किया जाता है, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंथैल्पी का मान ज्ञात किया जाता है। ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, और ये अपने को 1 मोल क्या मिला, CO2 मिला 44 ग्राम। तो ये जो निकाली जाती है चेंजेस, वो किसके आधार पर निकालेंगे, कि सब पहले तो इनकी एंथैल्पी देखेंगे, दोनों की एंथैल्पी क्या है। ठीक है, एंथैल्पी के लिए अलग से मेथड है जो अपन ने पढ़ चुके हैं कि एंथैल्पी किस तरीके से ज्ञात की जाती है, प्रैक्टिकली और मैथमेटिकल। फिर ये वैल्यू इसकी निकालेंगे एंथैल्पी, दोनों का जो डिफरेंस आएगा
वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, उसके आधार पर अभिक्रिया को अपन नाम देंगे। तो यहाँ देखते हैं कि यह अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्मा क्षेपीय प्रकार की अभिक्रिया है। क्षेपीय क्योंकि अपन निकालेंगे डेल H बराबर H2 माइनस H1। H2 में से H1 को घटाएंगे तो इसकी एंथैल्पी अपने पास में कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी। ये वैल्यू कैसी आती है, अगर ये पॉजिटिव में आती है या नेगेटिव में आती है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आती है तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, ऊष्मा क्षैपी, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। और ये वैल्यू यदि ऊष्मा शोषी हो जाएगी यदि ये वैल्यू पॉजिटिव में आती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कैसी आ रही है, ऊष्मा क्षेपीय प्रकार की अभिक्रिया होगी। ये जो डेल ये लिखा हुआ है 94.0303 किलो कैलोरी, वो कैसा है, डेल H बराबर माइनस 94.03 किलो कैलोरी। और अब ये रिएक्शंस पूरे आगे लिख देंगे, जैसे CO2 कोमा लगा देंगे, ऑक्सीजन प्लस कार्बन। तो ये अब ये कंप्लीट रिएक्शन होगी अपने पास में थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन को इसी प्रकार लिखा जाता है। साथ में क्या लिखना है, डेल H की वैल्यू जरूर लिखनी है, जिससे अभिक्रिया का पता चले कि वो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा शोषी। ये देखते हैं कि क्या ये वैल्यू हर बार अपने को यही मिलेगी। किसी भी कार्बन का यदि ऑक्सीडाइजेशन करवाएं, उसका दहन करवाएं, तो क्या अपने को 94.03 किलो कैलोरी वैल्यू ही मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको कुछ फैक्टर प्रभावित भी करते हैं, जिसके कारण ये मान चेंज हो सकता है। तो कौन कौन से कारक है जो अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करते हैं, उनकी स्टडी करेंगे। अब देखिए, अभिक्रिया ऊष्मा को कई कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट, क्रिया कारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था, क्रिया कारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था इसको प्रभावित करती है। क्योंकि अपन ने पढ़ा था इससे पहले एंथैल्पी, तो एंथैल्पी में अपन ने पढ़ा था ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग, यानी गलन की उस एंथैल्पी, वाष्पीकरण की एंथैल्पी। तो एक उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं। यदि H2 हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस से स्टेट यदि रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं H2O गैस यानी कि जलवाष्प, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डेल H नेगेटिव में आएगी। किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, 57.80 किलो कैलोरी। लेकिन यदि यही रिएक्शन H2G प्लस हाफ O2 गैस यदि H2O लिक्विड बनाए, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, देखिए फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, पहले गैस था और अब लिक्विड है। अगर इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है तो फिर क्या आएगी, डेल H चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू थोड़ी और कम हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी 68.32 किलो कैलोरी। तो वैल्यू और कम हो गई, लिक्विड बनने पर और कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि अपन ने पढ़ा था वाष्पीकरण की एंथैल्पी, ठीक है। तो पहले ये गैस था, गैस से लिक्विड में आया, तो लिक्विड में आया तो क्या होगा, इसका कंडेंसेशन हुआ है। क्या हुआ है, संघनन। H2O गैस से H2O लिक्विड बना है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, संघनन लिखेंगे। कंडेंसेशन हुआ है, कंडेंसेशन या लिख सकते हैं कि इसका क्या हुआ है, द्रवीकरण हुआ है, लिक्विडिफिकेशन। तो लिक्विडिफिकेशन हो, चाहे लिक्विड से गैस बने चाहे गैस से लिक्विड बने, उसे क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण की एंथैल्पी। यानी कि अगर लिक्विड से गैस बनेगा तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड होगी, यानी कितनी होगी, 10.52 किलो कैलोरी इसमें ऐड होगी, जिसे अपन क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा भी कहते हैं। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि सॉलिड गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो इसको अपन लिख देते हैं गैस से लिक्विड में चेंज हो, यानी वाष्पीकरण की एंथैल्पी है वो इसमें क्या होगी, और ऐड होगी। तो इसको क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंस कितना आएगा, -68.32 में से 57.80, तो कितना आएगा, -10.52 किलो कैलोरी। को माइनस करना है, ये वैल्यू किस में है, माइनस में है, ठीक है। तो ये वैल्यू मिलती है अपने को -10.52 किलो कैलोरी। ये कौन सी है, ये वाष्पीकरण की एंथैल्पी है। वाष्पीकरण की एंथैल्पी के कारण इसका
जो अभिक्रिया तो सेम ही हो रही है दोनों की, लेकिन लास्ट में अपने को वैल्यू क्या मिल रही है, अलग अलग मिल रही है। तो कौन प्रभावित कर रहा है इसको, क्रिया कारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था। चलो, ये तो एक ही प्रोडक्ट था, H2H2 लिक्विड और गैस में चेंज हुआ था। लेकिन यदि एक ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो और उसके एलोट्रोप्स यानी कि अपर रूप हो, तो वो क्या हो जाएगा, ये दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2। ये था पहला एग्जाम्पल। यदि मैं कहूँ कि एक ही क्रिया कारक है या उत्पाद है, लेकिन उसके अपर रूप अलग अलग अपर रूपों में है, तो भी वो क्या होगा, एंथैल्पी को प्रभावित करेगा। ये वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। जैसे कि मैं कहूँ कि अपने को क्या करना है, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन करवाना है, तो सल्फ़र सॉलिड होता है, ठीक है। लेकिन सल्फ़र सॉलिड की जगह मैं कहूँ कि आपको कौन सा दिया गया है, मोनोक्लिनिक दिया गया है, M दिया गया है, तो फिर अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा। और यदि सल्फ़र R दिया है, रोम्बिक, तो उस समय अपने को क्या प्रोडक्ट सेम मिलेगा, बट अपने को ये हीट जो है, अभिक्रियन रिएक्शन हीट जो है, वो अपने को क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। ये मोनोक्लिनिक और रोम्बिक आप पढ़ चुके हैं पहले। इसको बोला जाता है एकंताक्ष, और इसको बोला जाता है विषम लंबाक्ष। ये अपने स्ट्रक्चर के आधार पर नाम दिए गए हैं, जो इनके इंटरनल एंगल पर डिपेंड करते हैं। तो देखिए इन दोनों में क्या वैल्यू अलग अलग है, सेम मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन अपने को साथ में जो डेल एच की वैल्यू मिल रही है, वो क्या मिल रही है, अलग अलग मिल रही है। डेल एच बराबर इसमें क्या मिलेगा, और डेल एच बराबर इसमें क्या मिलेगा। ये जो डेटा है अपना वो है -71.03 किलो कैलोरी और -70.96 किलो कैलोरी। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है। अगर पॉइंट में भी डिफरेंस आ रहा है तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन अपन पहले पढ़ चुके हैं, 1 atm प्रेशर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आइसोलेट सिस्टम हो, तो ये वैल्यूज़ अपने को मिलती है। जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर वाष्पीकरण की एंथैल्पी थी, अब ये एक दूसरे एक ही रिएक्टेंट के अपर रूप है, तो अपर रूप चेंज होते हैं आपस में, तो अपन क्या लिखते हैं इसको, अपन लास्ट ईयर पढ़ा भी था फेज इक्विलिब्रियम में, जब मोनोक्लिनिक रोम्बिक में चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं, संक्रमण। क्या कहते हैं, संक्रमण। और वह ताप जिस पर ये चेंज होता है उसे क्या कहा था, संक्रमण ताप, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो अब इसको बनाकर देखते हैं कि SM जो अपना है वो पहले किस में चाहिए। अगर डायरेक्ट अपने को ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, ये मोनोक्लिनिक से रोम्बिक में आएगा, रोम्बिक से फिर ये बनेगा, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होगा वो इनका डिफरेंस आएगा। तो अपन लिखेंगे मोनोक्लिनिक जो है वो किस में चेंज हो रहा है, रोम्बिक में चेंज हो रहा है, और रोम्बिक फिर किस में चेंज होगा, SO2 बना देगा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके। तो यहाँ पर जो डेल एच आएगा इसको अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो रिएक्शन आएगा वो आएगा +71 कैलोरी। इसको अपन बना करके देख लेते हैं कितना आता है। डेल एच, जो डेल एच मिला है वो डेल एच इस तरीके से लिखेंगे, डेल एच बराबर एच मोनोक्लिनिक माइनस एच रोम्बिक। मोनोक्लिनिक का एच कितना है, माइनस, रिएक्टेंट होता है ना, तो ये लिखेंगे R, ये प्रोडक्ट है, और ये इसको मैं वापस लिख देता हूँ, साफ लिखा नहीं दे रहा होगा। डेल एच बराबर अपना लिखा था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट अपना क्या हो गया यहाँ पर, रोम्बिक। क्या हो गया, रोम्बिक। तो रोम्बिक की एंथैल्पी परिवर्तन माइनस, ये भी किसमें, डेल एच, और ये अपन लिखेंगे डेल एच किसका, मोनोक्लिनिक का। दोनों की वैल्यू लिख के देखते हैं तो आता है 70.96 माइनस -71.03। तो ये वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी, लगभग 0.071 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या कहलाती है, जिसको इसको अपन नाम देता है वाष्पीकरण की एंथैल्पी, जिसको अपन नाम क्या देंगे, संक्रमण की एंथैल्पी। क्या नाम देंगे,
दूसरा फैक्टर क्या है? ताप, यानी कि अभिक्रिया को कौन प्रभावित करता है? अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित ताप के द्वारा भी किया जाता है, इसीलिए अभिक्रिया को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 298.15 केल्विन टेम्परेचर पर ही प्रोसेस करवाया जाता है, अदरवाइज एनर्जी एंथैल्पी चेंज हो जाती है, क्योंकि कोई भी एंथैल्पी क्या होती है? ताप पर निर्भर करती है। तीसरा कारक है अभिक्रिया के दाब व आयतन। ठीक है, यदि क्रियाकारक अथवा उत्पाद गैसीय हो तो उन पर दाब व आयतन का भी प्रभाव पड़ता है। किसी अभिक्रिया, कोई गैसीय अभिक्रिया है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स क्या है? बराबर है। बराबर है तो क्या रहेगा? आयतन स्थिर रहेगा। ठीक है, लेकिन यदि मोलों की संख्या कम ज़्यादा है तो क्या होगा? आयतन प्रभावित होगा। और आयतन यदि अस्थिर होगा, प्रभावित होगा, तो क्या होगा? उससे दाब भी प्रभावित होगा, यानी कि दाब भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दाब और आयतन दोनों ही चेंज हो जाएंगे तो एंथैल्पी भी प्रभावित होगी, क्योंकि एंथैल्पी की इक्वेशंस क्या है? H बराबर E प्लस PV। PV यदि दोनों कांस्टेंट नहीं है, जीरो नहीं है, तो क्या होगा? ये इनकी वजह से H का मान चेंज आएगा। तो अभिक्रिया की एंथैल्पी को कौन प्रभावित करता है? दाब और ताप भी। तो इनके लिए कुछ दो टर्म्स नहीं है जो अपन आगे पढ़ेंगे, वो ज्ञात करनी होती है। स्थिर दाब पर, दाब को क्या रखना है? स्थिर, या तो आयतन को स्थिर रखेंगे या दाब को। अगर दाब को स्थिर रखना है तो अपने को निकालना पड़ेगा QP की वैल्यू, और आयतन को स्थिर रखना है तो अपने को निकालना पड़ेगा QV। QP और QV ऊष्मा मतलब स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर ऊष्मा है अभिक्रिया की। चौथा कारक है क्रिया कारकों या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रता का भी प्रभाव पड़ता है।